न्यूक्लियर बॉम्ब। ये वेपन किसी भी मुल्क के लिए जो है डिस्ट्रक्शन या फिर उसके लिए एक प्रोटेक्शन की हैसियत है। और आज दुनिया में हर मुल्क क्यों इन 8 ममालिक से डरता है जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, क्यों इससे जो है घबराता है या फिर अटैक करने से पहले सोचता है। आज ईरान और इसराइल की जो वॉर हुई थी कुछ टाइम पहले, उस वॉर की भी वजह न्यूक्लियर बॉम्ब ही बनी। तो आखिर है क्या इसके अंदर ऐसा जो कि इस दुनिया को ये इस तरफ ले जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हर चीज़ के बाद जो है न्यूक्लियर बॉम्ब ही है। आखिर इस बॉम्ब को बनाने की वजह क्या बनी और क्यों अमेरिका ने जो है इसको जो है जापान के ऊपर इस्तेमाल किया, और फिर उसके बाद ये इंफॉर्मेशन दुनिया तक कैसे पहुंची कि अमेरिका के अलावा बाकी मुल्कों ने भी जो है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। तो आज की इस वीडियो में हम जो है न्यूक्लियर बॉम्ब किस तरीके से बनता है, किसने सबसे पहले बनाया था, और ये दुनिया के बाकी ममालिक तक जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है ये इंफॉर्मेशन कैसे पहुंची। एटॉमिक बॉम्ब को सबसे पहले जो है अमेरिका ने क्रिएट किया था, और इसको क्रिएट करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर थे। अब इनके क्रिएशन की जो वजह थी वो ये थी कि जो वर्ल्ड वॉर 2 थी उसमें जापान का जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। एंड सेकेंडली जर्मनी, जो नाजी जर्मनी थे, उनका भी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था। ऑल्दो उसको जो है सोवियत यूनियन की मदद से नाजी जर्मनी कंट्रोल में आ गई थी, लेकिन जो जापान था, क्योंकि अब ऑब्वियसली जोग्राफिकली जापान जो है काफ़ी दूर है अमेरिका से, और जो है अमेरिका के ऊपर जापान ने अटैक भी किया था, पर्ल हार्बर का जो अटैक था। उसके बाद से जो है अमेरिका ने जो है ये फैसला कर लिया था कि जो है अब हम एक ऐसा वेपन बनाएंगे जिससे जापान को अनकंडीशनल सरेंडर करना पड़ेगा। And to impress him, takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. अब अमेरिका ने इस बॉम्ब को क्रिएट किया था। इसका प्रोजेक्ट जो है वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट था, और इसकी कॉस्ट अराउंड $27 बिलियन की आई थी, और अराउंड 1,30,000 लोग जो है इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, और कुछ लोगों ने इंफॉर्मेशन लीक भी की थी। और फिर इन फ्यूचर जाके अमेरिका के बाद जो फर्स्ट नेशन बनी थी जिसने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था वो थी सोवियत यूनियन। और फिर उन्होंने जब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो फिर एक कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया। एंड इसके बाद जो है अमेरिका को जो है एक सुपर पावर अज्यूम करने लगे। और ओपेनहाइमर ने किस तरीके से बॉम्ब बनाया था ये इनफैक्ट उन्होंने एक जापान में किसी एक स्कूल में जाके जो है ये बताया भी था, उसी मुल्क के अंदर जहाँ पे जिसके लिए उन्होंने बॉम्ब बनाया और जिसको अमेरिका ने बॉम्ब किया। एटॉमिक बॉम्ब को बनाने के लिए जो 2 एलिमेंट्स लगते हैं, या तो आप यूरेनियम को इनरिच करके बना सकते हो या फिर आप प्लूटोनियम से बना सकते हो, लेकिन दोनों के जो मेथड्स हैं वो डिफरेंट हैं। यूरेनियम की जो इन्रिचमेंट होती है वो अलग तरीके से होती है, और प्लूटोनियम की जो इम्प्लोजन होती है वो अलग तरीके से। अगर तो आप यूरेनियम से बॉम्ब को बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। इसके अंदर बेसिकली यूरेनियम 235 जो है उसके ऊपर न्यूट्रॉन स्ट्राइक किया जाता है और एक मास एनर्जी जो है रिलीज होती है, और वो एनर्जी रिलीज होके जो है डिफरेंट स्मॉल जो एटम्स हैं यूरेनियम के उसमें वो कन्वर्ट हो जाती है। इस रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन कहते हैं। इसमें बेसिकली जो आपके पास यूरेनियम के एटम्स हैं वो छोटे छोटे एलिमेंट्स में ब्रेक कर जाते हैं, और फिर रिएक्शन इतना मास हो जाता है कि जो है वो एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन कॉज कर सकता है। इसमें जो है बेसिकली ये प्रोसेस जो है आप न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर कैरी आउट किया जाता है, जिसके अंदर हाई इंटेंसिटी की जो एनर्जी है वो सबसे पहले यूरेनियम के एलिमेंट के ऊपर जो है स्ट्राइक की जाती है। वो फर्दर फिर जो है ब्रेक डाउन हो जाता है यूरेनियम, और जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो एक ऐसा रिएक्शन क्रिएट होता है जो कि बेसिकली अगर मैं कहूँ एक बात अगर आपको कोई बताऊँ और वो बात फिर कोई और जो है आगे जाके बताए, और ये एक रिएक्शन की तरह स्प्रेड हो जाती है जो कि सोशल मीडिया पे कॉमन है। अगर कोई भी चीज़ या कोई भी ट्रेंड जो है वायरल होता है तो वो ऑब्वियसली किसी एक ने जो है स्टार्ट किया था, फिर उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने जो है उसको आगे फॉरवर्ड किया। इसी तरीके से यूरेनियम का भी रिएक्शन जो है वो कैरी आउट होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक होकर फिर ये इतना डिस्ट्रक्टिव बन जाता है कि फिर आप रेडियो एक्टिव एनर्जी इतनी ज़्यादा रिलीज होती है, और जब बॉम्ब की एक्सप्लोजन होती है
तो ये एक मास सा जो बड़ा सा जिसको मशरूम क्लाउड कहते हैं वो जो है फिर रिलीज होता है। जितना डेंजरस जो है यूरेनियम का बॉम्ब होता है उतना ही डेंजरस प्लूटोनियम का ही होता है। इसमें बेसिकली आपके पास जो है, इसको लेयर्स के अंदर डिस्क्राइब करें तो इसको सबसे मेन लेयर होती है वो प्लूटोनियम कोर की बनी हुई होती है, और फिर इसके जो आउटर शेल है इसका वो होता है यूरेनियम 238 का, जो कि इस रिएक्शन को स्टार्ट करता है। अब ये जो होता है फैटमैन जो था, या फिर अपने प्लूटोनियम के जो बॉम्ब्स होते हैं उनमें इम्प्लोजन का मेथड जो है वो अप्लाई होता है। इसके अंदर बेसिकली ये होता है कि आपके पास जो एक शेपर होता है जो कि इनवर्ट की तरफ सारा फोर्स और सारी प्रेशर लगा रहा होता है, जिससे जो आपके पास वो प्लूटोनियम की कोर है वो इग्नाइट हो जाती है। तो एक टाइप से आप चूल्हा जब जलाते हैं तो आप लाइटर का या माचिस का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरीके से इस बॉम्ब को एक्टिवेट करने के लिए जो है सारा की सारी फोर्स जो है वो इनवर्ट्स की तरफ जो है अप्लाई होती है, और फिर जो यूरेनियम 238 है वो उसका प्लूटोनियम कोर के अंदर जो है एक रिएक्शन ट्रिगर करता है। और जब ये रेजिस्ट नहीं कर पाता तो फिर ये क्या करता है, ये बाहर की तरफ जो है वो एक्सप्लोड हो जाता है और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन जो है वो कॉज हो जाती है। अब ये टाइप के बॉम्ब्स जो हैं अब आजकल तो बहुत ही मतलब कम लिमिटेड सोर्स में अप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि ये जो है प्लूटोनियम एक अच्छी सोर्स ऑफ एनर्जी भी इस्तेमाल हो सकती है, तो इसलिए ज़्यादातर जो एम्फोसाइज है वो यूरेनियम के ऊपर है। बट ये जो बॉम्ब है ये बेसिकली नागासाकी के ऊपर 1945 में जो है अमेरिका ने गिराया था, एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो हिरोशिमा से तो कंपैरेटिवली जो है काफ़ी कम था, लेकिन जो इम्पैक्ट जो एक्सप्लोजन थी वो कही जाती है कि हिरोशिमा की जो लिटिल बॉय जो यूरेनियम का जो बॉम्ब था जो बना हुआ था उससे ज़्यादा एक्सप्लोजन का इफेक्ट जो है वो इस वाले बॉम्ब में यानी कि फैटमैन के अंदर जो है आया गया। अब इन्हीं दो बॉम्ब से दो डिफरेंट सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने बॉम्ब क्यों किया था, इसकी जो रीज़न बताई जाती है वो है द वर्ल्ड वॉर 2, और जो स्पेसिफिकली बताई जाती है वो है द पैसिफिक वॉर। इसमें बेसिकली जो जापानीज इन्वेजन थी वो बढ़ती जा रही थी, और मेनली जो आसपास के आइलैंड्स थे जो कि जापान के पास थे वो सारे के सारे जापान के कंट्रोल में जा रहे थे। अब क्योंकि जापान उस वक्त एक बहुत पावरफुल स्टेट था, उसकी आर्मी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, एंड सेकेंडली जो इन्वेजन जहाँ पे वो कैरी आउट कर रहा था वो मेनली ब्रिटिश या फिर डच कॉलोनीज थी, जो कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस या फिर आप कह लें वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इनके पास ज़्यादा था। अब जापान ये सब इसलिए कर रहा था कि वो अपनी जो है एम्पायर को इंक्रीज करके काउंटर करना चाह रहा था यूएस इंटरेस्ट और यूएस पॉलिसीज जो कि एशिया के अंदर और आप कह लें कि ईस्ट एशिया के टूवर्ड्स जो हैं। अब इसका जो थ्रेट है वो मेनली उस वक्त जो ब्रिटिश कॉलोनी रूल कर रही थी, मेन जो उनका बेस था वो था सब कॉन्टिनेंट, वहाँ के ऊपर भी एक थ्रेट आ रहा था। सो ये चीज़ को ख्याल रखते हुए यूएस जो है वो अपनी वॉर जो है स्टार्ट करता है जापान के साथ, लेकिन ये इनिशियली यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था। बट जब जापान ने पर्ल हार्बर के ऊपर जो है अटैक किया था 1945 में, उसके बाद से यूएस जो है उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया और जापान की मल्टीपल बेसिस के ऊपर नेवल बेसिस हो गई और एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट की। इवन जो है टोक्यो और मेन सिटीज़ के ऊपर, आप तो नागासाकी और हिरोशिमा का नाम सुनते हैं, बट अराउंड 21 सिटीज़ जो हैं सब की जापान में जो है उसके ऊपर जापान की टारगेट किया था उन्होंने। अब एक बात ये भी याद रही जाए कि जापान की जो इन्फ्लुएंस था अभी भी स्ट्रॉन्ग ही था, भले वो इस वॉर में थोड़ा बहुत आपके लिए रिट्रीट कर रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका उस वक्त की एक सुपर पावर थी, प्लस उन्होंने जो है ये बॉम्ब की टेस्टिंग भी कर ली थी, तो दे वर ऑल गुड टू गो। और जब अमेरिका को भी समझ में आ गई कि भाई जापान जो है वो इतनी आसानी से नहीं मान रहा, तो उन्होंने जो है फिर एक वार्निंग साइन दिया था कि आप अनकंडीशनल सरेंडर करते हैं या वरना आपके कॉन्सिक्वेंस पूरे होंगे। रिसेंटली अभी भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ईरान पे अटैक करने से पहले यही कहा था कि अनकंडीशनल सरेंडर कर दो वरना इसके कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरे होंगे। तो पास्ट में भी ऐसा ही कुछ अमेरिका ने किया था, बट जापान डिडंट लिसन टू देम, और फिर जो है ये वॉर इतनी ज़्यादा एस्केलेट कर गई कि अमेरिकन ट्रूप्स, आप रेशियो ये लगा लें कि अगर एक जापानीज ट्रूप मरता था तो वहीं पे जो है अमेरिकन ट्रूप्स 5 मरते थे। तो यहाँ पे जो है फिर अमेरिका के हाथ से भी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी, प्लस थाईलैंड से और कुछ कंट्री से जापान को सपोर्ट मिल रही थी। तो अमेरिका के पास जो है बेसिस तो थी, ब्रिटिश कॉलोनीज थी बहुत सारी उस वक्त अराउंड, तो अमेरिका वो बेसिस इस्तेमाल कर जापान को कंट्रोल कर लेता था, बट इट वाज नॉट दैट इजी। तो इसलिए फिर जाकर जो है अमेरिका ने ये फाइनल स्टेप लिया
और उन्होंने सोचा कि हम वंस एंड फॉर ऑल जो है इन दो कंट्रीज़ के ऊपर अटैक कर दें, और जो है इन दो कंट्रीज़ का सॉरी दो सिटीज़ के ऊपर अटैक कर दें, विच इज़ नागासाकी एंड हिरोशिमा, और फिर हम इनको सरेंडर करने पे मजबूर करेंगे, और वो एट द एंड वही हुआ। अब बॉम्बिंग के बाद कैजुअलिटीज़ की अगर बात करें तो टोटल जो है कहा जाता है कि 2.5 लाख लोग दोनों शहरों में मरे थे, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी थे। ये तो ऑन स्पॉट मर गए थे विद इन द डेज़, जो है 2.5 लाख लोग जो है टोटल मरे थे नागासाकी और हिरोशिमा की बॉम्बिंग के ऊपर। बट उसके बाद जो रेडिएशन का इफेक्ट था वो काफ़ी टाइम तक था, कुछ काफ़ी सालों तक था, और इनफैक्ट कहते हैं कि आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर ये इफ़ेक्ट है। ये इफ़ेक्ट इसलिए देखा जाता है क्योंकि भाई यूरेनियम की जो हाफ लाइफ होती है, यानी कि यूरेनियम जो सड़ जाता है या डीके हो जाता है, वो अराउंड उसके बिलियंस ऑफ ईयर्स तक उसकी इफ़ेक्ट रहता है। तो ये रेडिएशन जो है अब आप कह लें कि फॉर एवरी लाइफ टाइम जो है ये रहेगा। तो ये इम्पैक्ट अभी तक उस पे आता है, कैंसर्स होते हैं इससे, लोगों के जो है डिफॉर्म्ड बच्चे जो हैं पैदा होते हैं, इससे जो है एक बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट जो है आता है। और अभी भी आप हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर जो है आप अपना मेडिकल चेकअप या फिर एक प्रॉपर टेस्ट करे बगैर जो है जहाँ पे जो इफेक्टेड एरिया था वहाँ पे आप जा नहीं सकते। तो ये जो है हेल्थ हैज़र्ड्स अभी भी वहाँ पे जो है दिखाई देते हैं। एंड ये तो हो गई बात कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर की इफेक्ट थी। आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी की दौर में जो है इस तरीके से जो है न्यूक्लियर मिसाइल्स या फिर वेपन जो है इस्तेमाल नहीं होते। जिस तरीके से आपने देखा कि एक प्लेन में जो है बेसिकली बॉम्ब को रख के उसको ड्रॉप किया जाता था, ये तो उस टाइम में क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो इस तरीके से किया गया। लेकिन आज के ज़माने में जो न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल करते हैं वो उसको हम कहते हैं ICBM, जिसका मतलब होता है कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसकी रेंज ही इतनी सेट की जाती है कि ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक जो है चला जाता है, इसकी वजह से हम इसको इंटर कॉन्टिनेंटल कहते हैं। इसकी जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 7,000 किलोमीटर तक हो सकती है, और मिनिमम वेरेस 3,500 किलोमीटर तक होती है। अब आपकी मर्ज़ी कि आप कितना सेट करें, आपका टारगेट क्या है। लेट्स से कि पाकिस्तान के पास जो है ICBM अभी वैसे है नहीं एक्टिवली मौजूद, लेकिन अमेरिका के पास, चाइना के पास और दूसरी जितनी भी न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके पास ये वेपन मौजूद है। तो बेसिकली वो अपने एयर स्पेस को यूज़ करके जो है किसी और कंट्री को ईजिली टारगेट कर सकते हैं। तो आज के दौर में ये वेपन्स इस्तेमाल होते हैं, और इन मिसाइल्स को जो है बेसिकली एक बहुत ही हाई सेफ सिक्योरिटी के अंदर जो है अंडरग्राउंड रखा जाता है, और जब भी डिक्लेरेशन ऑफ वॉर होती है या फिर न्यूक्लियर वॉर होती है तो फिर जो है इसको यूज़ किया जाता है। एंड सेकेंडली ये जो है आपके पास इसको ऑपरेट करने के लिए जो है एटलीस्ट आपको जो है दूसरी कंट्री को इन्फॉर्म करना होता है कि ये हम आपके ऊपर ये वेपन चलाने वाले हैं, या फिर आप कह लें कि वार्निंग सिग्नल जो है इशू करना होता है। अभी तक इसको इन डिफेंस रोकने के लिए कोई इंटरसेप्टर कोई या फिर एक ऐसा डिफेंस सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है जो इन मिसाइल्स को रोक सके। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कवर करेंगे कि किस तरीके से बाकी कंट्रीज़ ने जो है न्यूक्लियर वेपन जो है अपने पास जो है ख़रीदे, बनाए, या फिर किस तरीके से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पब्लिकली लीक की।